ligament and joint replacement specialist. बस इतना ही बोलते हैं। विदाउट स्पोर्ट्स इंजरी 18 साल का बच्चा लड़का था। अच्छा। उसके वो शादी समारोह में उसके पैर में गोली लग गई थी, जो बुलेट छर्रे लग गए थे। वो आतिशबाजी। गाँव में मोस्टली ऐसा होता है कि अपने आप ठीक हो जाएगी। थोड़ा बहुत दर्द है, वो गाँव में दर्द सहन करने की आदत थोड़ी ज्यादा है, तो वो दर्द सहन करने की आदत है, उसी की वजह से छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बन जाती है, जिससे लिगामेंट टूटता है, साउंड आती है, पॉपिंग साउंड। उसके बाद में जॉइंट में, घुटने में सूजन आना, दर्द होना, ये सब चीजें उसमें मतलब जिसमें पैर को मोड़ने में दिक्कत आती है, सीधा करने में दिक्कत आती है। उसने मेरी भैंस को पकड़ लिया, मैं वहां गया उसको छुड़ाने, तो उसने मेरे को खूब डांटा कि ऐसा कौन सा आपको कलेक्टर बन जाएगा, पढ़ रहा है। उस तरह आपके वो मेरा दिमाग को उसने सटका दिया। हेलो डीओडी व्यूअर्स, नाउ आई एम योर होस्ट भूपेंद्र। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑन डोर और आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं डॉक्टर मनमोहन। मनमोहन सर, जरा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनमोहन। मैंने एमबीबीएस अजमेर मेडिकल कॉलेज से की है 2008 बैच से। उसके बाद में मैंने पीजी की है 2015 बैच से इसमें ऑर्थोपेडिक में। उसके बाद में मैंने स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट में सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। अभी मैं जगतपुरा में हितार्थ स्पोर्ट्स इंजरी में कंसल्टेंट हूँ और यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट और लिगामेंट्स का स्पोर्ट्स इंजरी का मेनली काम कर रहा हूँ। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपकी जो ये जर्नी थी, ये ऑर्थोपेडिक और ये जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की, ये कैसे स्टार्ट होती है और क्यों आपने यही चुना कि भाई स्पोर्ट्स मेडिसिन और जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है ऑर्थोपेडिक में? क्यों? एक्चुअली मैं क्या, थोड़ा होम सिकनेस है, तो होम सिकनेस में मुझे जयपुर से बाहर नहीं रहना। अच्छा। मतलब मैं थोड़ा सिक हूँ, मैं पहले से ही ऐसा हूँ। तो मुझे पहले ये एसएमएस की पीडियाट्रिक्स ब्रांच मिली थी, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग मुझे ऑर्थोपेडिक मिल गया। तो ऑर्थोपेडिक मेरे को मिल गया, उसके बाद में मैंने ऑर्थोपेडिक को अपने मतलब खुद मैंने ऑर्थोपेडिक को अपना लिया। अच्छा। तो मैंने उसमें खूब काम किया। मैं यूएन एसएमएस में 2-2 यूनिट में जाके काम करता था, सीखता था और काम करता था। तो मेरा जो ट्रोमा है वो काफी परफेक्ट था। ठीक है। उसके बाद में मैं दोसा प्रकाश हॉस्पिटल में मैंने वो ज्वाइन किया था, तो वहाँ मैं पूरा ट्रोमा करता था। बट वहाँ पे जो स्पोर्ट्स इंजरी के जो पर्सन आते थे, जो इनको इंजरी होती थी, उनमें दिक्कत आती थी मुझे, तो उनको मैं डायग्नोस तो करता था पर कर नहीं पाता था। तो उसके बाद में मैंने इसमें आर्थ्रोस्कोपी, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन और जो जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो सुपर स्पेशलाइजेशन किया मैंने। उसके बाद में मैं जैसे कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, इंजरी होती है, उनको मैं अब ट्रीट करता हूँ। तो जैसे ये तो आपने बता दिया उसके अंदर का, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्या डॉक्टर बनना ही क्यों चूज किया? क्या फिर कुछ और भी इंटरेस्ट था अपना डॉक्टर बनने के अलावा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं हूँ 3 ब्रदर्स हैं। मेरे बड़े ब्रदर्स इंजीनियर हैं, तो पिताजी का सपना था कि मैं एक भाई इंजीनियर है तो एक भाई डॉक्टर बने। अच्छा। उस हिसाब से मैंने मेडिकल ब्रांच ये चूज किया। पापा का ही सपना था, आपको कोई सपना नहीं? उस समय ऐसा गांव के लोग थे, गांव के बच्चे थे, इनके पास इतना नॉलेज नहीं था कि ये करने से डॉक्टर बनते हैं, ये करने से इंजीनियर बनते हैं। बस घर वालों का सपना था कराते हैं। एक डॉक्टर से पेशेंट को लेकर सवाल था, क्या आपके लाइफ में भाई अब तक की में कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको आप हमेशा याद रखते हैं कि हाँ ये केसेस थोड़ा वैसा भी था, थोड़ा टफनेस? एक पेशेंट था 18 साल का बच्चा लड़का था। अच्छा। उसके वो शादी समारोह में उसके पैर में गोली लग गई थी, जो बुलेट छर्रे लग गए थे, वो आतिशबाजी। तो वो 3 साल के उसने कहीं ट्रीटमेंट लिया। जब मैं उस टाइम प्रकाश हॉस्पिटल में था, तो वहाँ मेरे पास आया, तो पैर कटाने के हिसाब से मेरे पास आया था वो। अच्छा। तो उसमें मैंने उसको समझाया कि आपका पैर ठीक हो जाएगा, ठीक है, रसियन पद्धति होती है इलीजारो, उससे वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसकी सर्जरी की, उसका पैर 5 से 7 सेंटीमीटर छोटा भी हुआ था। तो मैंने जितने भी छर्रे थे, जितने मैं निकाल सकता था, मैंने पूरे छर्रे निकाले और उसको हड्डी को 5 चिपका दिया, और उसकी 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी हड्डी मैंने बढ़ाई भी। अभी वो पेशेंट ठीक है, मतलब अभी तो मेरे पास पिछले 5 साल तक मेरे पास फॉलोअप था, अब ठीक है। उसकी हड्डी जुड़ गई, बढ़िया अपना काम कर रहा है।
वो मेरा पेशेंट था। अच्छा, ये जो आपके जैसे आप जॉइंट रिप्लेसमेंट है, शोल्डर वाले ये सब जैसे घुटने की है, मेन समस्या मैं बताता हूँ जैसे गाँव को लेकर है, ये जो ज्यादातर औरतों में और एक उम्र दराज के लोगों में ये प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आजकल थोड़ी प्रॉब्लम्स पहले भी हो चुकी है। मतलब आजकल टीनेजर्स में ही और युवावस्था के जो लोग हैं, एडल्ट हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। एक्चुअली जो टीनेजर्स युवा अवस्था में क्या हमने बेसिकली क्या एक्सरसाइज भी ध्यान नहीं देते। अब जैसे कोई भी इंजरी होती है उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ। गाँव में मोस्टली ऐसा होता है कि अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ। थोड़ा बहुत दर्द है, वो गाँव में दर्द सहन करने की आदत थोड़ी ज्यादा है, तो वो दर्द सहन करने की आदत है, उसी की वजह से छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बन जाती है। तो जैसे उसमें वो खान पीन का ध्यान नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, बेसिकली ये दो कुछ रीजंस होते हैं भाई, एक्सरसाइज टाइम पे नहीं करना और खान पीन का ध्यान नहीं रखना। जैसे विटामिन D3 बॉडी में डेफिसिट हो जाता है तो भी ये सब दिक्कत आती है अपनी। और ये जो ACL है, TKR है, ये क्या होते हैं, जरा आपकी भाषा में बताइए। बेसिकली ACL का इम्पोर्टेंस रहता है जैसे 10 ईयर से 50-60 ईयर तक। जैसे इसमें ACL का काम रहता है अपने घुटने को आगे आने से रोकना। जैसे मान लो ये आपका ACL का लिगामेंट है, ये ACL का लिगामेंट है, ये आपके घुटने को ये जो टीबिया बोन है उसको फीमर बोन पे आगे आने से रोकता है। अगर ये टूट जाता है तो पेशेंट को क्या लचक आती है, पैर घूमता है, लचक आती है, उसको दौड़ लगाने में, रनिंग करने में और स्पोर्ट्स खेलने में दिक्कत आती है। तो वो अचानक भागते भागते रुक नहीं सकता, रुकेगा कोशिश करेगा तो गिर जाएगा वो, ऐसा उसमें रहता है। जैसे एज ए कोई एथलीट है, उनको ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि कोई रनिंग वाले एथलीट हैं, जो भी फुटबॉल के हैं, हॉकी के हैं, सारे ज्यादातर तो होती है, लेकिन मैंने देखा है कॉमनली ये ACL की प्रॉब्लम होती है, जैसे लिगामेंट वाली। हाँ हाँ। तो इसमें मतलब क्या उनको रखना चाहिए, कैसे उनको पता चल जाए कि हाँ भाई अब थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा है? क्योंकि काफी सारे एथलीट सोचते हैं टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो अवॉइड करते हैं उसको, नहीं दिखाना, इससे कि फिर वो 1 साल का ट्रीटमेंट चलेगा, सर्जरी होगी, कैसे? बेसिकली इसमें होता है कि जब जैसे मान लो आपको लिगामेंट टूटता है तो एक पोपिंग साउंड आती है, जिससे लिगामेंट टूटता है तो साउंड आती है पोपिंग साउंड। उसके बाद में जॉइंट में, घुटने में सूजन आना, दर्द होना, ये सब चीजें उसमें मतलब जिसमें पैर को मोड़ने में दिक्कत आती है, सीधा करने में दिक्कत आती है। धीरे धीरे ये नॉर्मल लाइफ के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन स्पोर्ट्स खेलने के लिए दिक्कत आती है, क्योंकि उसका बेसिकली उसका काम ही उसको बैलेंस बना के रखना। तो बैलेंस बनता ही नहीं है तो पेशेंट बार बार गिरता है वो। और इसको अवॉइड करने से ये होता है, घुटने में और भी लिगामेंट्स होते हैं, 2 गद्दी होती है और लिगामेंट्स होते हैं। तो जिसको अपन ऑपरेट नहीं करते या इसको ट्रीट नहीं करते तो उस गद्दियों और लिगामेंट्स से जो रहता है तो उनके टूटने के चांस ज्यादा रहते हैं इसमें। तो इसमें आप पेशेंट को जो भी है उनको क्या एडवाइस देते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि नॉर्मली ठीक हो जाएगा या फिर उसके लिए सर्जरी वगैरह? इसमें डिपेंड करता है आपको कितना टीयर हुआ है। मान लो पार्शली टीयर हुआ है, आपके 100 फाइबर में से आपके 70 फाइबर ठीक है, 30 फाइबर अभी टूटे, तो वो आपका बिना ऑपरेशन ये ठीक होने के चांस ज्यादा रहते हैं। उसमें एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी, इससे आपका काम हो जाता है। नहीं, कई बार पेशेंट की कंप्लेन सोल्व नहीं होती तो अपन को उस कंडीशन में दूरबीन से ऑपरेशन करना पड़ता है उसको। तो क्या जैसे कि गाँव में देखते हैं या फिर जो लोग हैं वो सोचते हैं कि घुटने पे चोट लग गई, मतलब जरूरी तो नहीं ना कि हर बार ACL ही टूटा होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, तो जैसे जिसमें कट की आवाज आती है उनको। वो कट तो ये होता है कि जब चोट लगती है तो मांसपेशियां वीक होती है। मांसपेशियां वीक होती है तो साथ में क्या अपनी एक छोटी हड्डी थी, पटेरा बोलते हैं जिसको, वो जब वीक होती है तो पाड़ी, जिसको ये फाली होती है, हाँ, ये क्या रगड़ खाती है, यहाँ पे रगड़ खाती है। रगड़ इसलिए खाती है क्योंकि ऊपर की जो मांसपेशी होती है, जांघ की मांसपेशी वो कमजोर हो जाती है। कमजोर होगी तो वो एक गड्ढे में रगड़ के चलेगी तो रगड़ खाएगी और साउंड करेगा। तो मतलब क्या हर जैसे कट की आवाज आना है या फिर घुटने में दर्द होना, क्या वो जरूरी है कि वो सर्जरी से ही ठीक होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। मैक्सिमम पेशेंट को मैं एक्सरसाइज लोगों का डर रहता है उसको लेकर। मैक्सिमम पेशेंट को एक्सरसाइज से ही मैं ठीक करता हूँ, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपको टीयर कितना हो। अगर टीयर ज्यादा ही है तो आपको ऑब्वियसली सर्जरी में जाना पड़ेगा। टीयर कम है, मान लो पार्सली 1/4 टीयर है, तो वो आपका मैनेज हो जाएगा एक्सरसाइज। तो एज जैसे आप बोलते हैं कि सर्जरी जैसे हो गई, ACL की हो गई, जो भी जॉइंट रिप्लेसमेंट है, जॉइंट की हो गई, तो उसके कितने बाद वो रिकवरी के लिए आप देते हैं टाइम, ड्यूरेशन टाइम, कि भाई इतना होना चाहिए, इसके बाद आप दोबारा एक्सरसाइजेस पे लौट सकते हो, दोबारा? इसमें ऐसा होता है, डिपेंड करता है आपकी इसमें घुटने में टीयर कितना। मालूम पर्टिकुलर ACL ही है तो ACL में हम क्या करते हैं,
नेक्स्ट डे से वेट भी वजन देके चलवा देते हैं। 5 दिन में पैर को मोड़ना स्टार्ट करते हैं। 21 डेज तक 90 डिग्री पैर मोड़ते हैं और आगे जो 1.5 महीने तक 1.5 मंथ तक हम पूरा पैर को मोड़ देते हैं। उसके बाद में उसके फिजियोथेरेपी जो मसल्स, थाई मसल्स की और जो काफ मसल्स की एक्सरसाइज चलती है। तो पेशेंट को नॉर्मल चलना फिरना ये तो आपको 1 महीने 1.5 महीने से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स उसके लिए उसको स्पोर्ट्स के लिए रिहैब करना पड़ता है, उसमें आपको टाइम लगता है। स्पोर्ट्स में रिटर्न होने के लिए आपको सर्जरी अपन कराते हैं तो 4 से 6 महीने लगते हैं। नॉर्मल चलने फिरने में जैसे 1.5 महीने से आगे 4 महीने तक आपको जॉगिंग सब चीजें उसमें इंक्लूड रहती है। ठीक है, जॉगिंग रह गया, आपके मसल्स को मजबूत करना, ये सब चीजें उसमें इंक्लूड रहता है। और ऐसे वो डाइट डाइट भी डाइट में से बेसिकली डाइट में तो बेसिकली जैसे वेजिटेरियन उनके लिए दूध वगैरह, दूध हो गया, मखाने हो गए, वो विटामिन D3 बेसिकली वो रहता है भाई, विटामिन D3 डेफिशिएंट मान के चलते हैं तो विटामिन D3 अपन उसमें देते हैं, जैसे मखाने और ये दूध वगैरह। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई पेशेंट आते हैं आपके पास तो उनको आप कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो भी पेशेंट आते हैं वो डॉक्टर के हाँ नहीं डॉक्टर अच्छा ही है, उसको लेके उसको बार बार दर्द होता है तो उसको सोचते हैं कि नहीं ये तो मेरी सर्जरी करके ही मानेगा, मेरा ऑपरेशन करके मानेगा, ऐसे को कैसे हैंडल करते हैं? ऐसा नहीं है, जैसे मान लो पेशेंट आया, उन्होंने एग्जामिनेशन किया, उसको बाद में जांच के लिए उसको भेज देते हैं, जांच को उसको भेज दिया, जांच में उसको एसिड टेयर आता है तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि आपको अगर कुछ स्पोर्ट्स खेलना है या कुछ स्ट्रेनस एक्टिविटी करनी, ज्यादा रनिंग करना है तो आपको ये ऑपरेट कराना चाहिए। अगर आपको मान लो आपको ऑपरेट नहीं कराना है तो आपको एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दो भाई, थाई मसल और जो काफ मसल उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पेशेंट अगर पेशेंट को कंप्लेन है लचक की तो मैं ऑब्वियसली ऑपरेशन एडवाइस करूंगा। अगर पेन की कंप्लेन है तो मैं उसको एक्सरसाइज एडवाइस करूंगा। एक सवाल और करना चाहूँ कि जैसे गांवों में मैं क्या देखता हूँ वो क्या, जैसे कि मैं खुद ही मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक लड़का था वो ऐसे कबड्डी खेलता था तो उसके घुटने में चोट लग गई। ओके। अब यहाँ क्या हकीम बाबाओं की बात आती है, वो क्या है एक हकीम के पास किसके पास चला गया, वो आता है और वो घुटने के ऐसे वो 2 फंटियां से होती है उसको यूं लगा देता है। अब उससे क्या यूं रगड़ के और एक औषधि सा तेल देता है, पता नहीं को उसको डेली मालिश करना तेल वगैरह से और डेली वो इससे सही हो जाएगा। तो ऐसे लोगों क्या बोलना चाहिए? एक्चुअली अभी ट्रेंड है, अपने लिटरेचर हैं, अब लिटरेट हैं, तो हकीम बाबा पहले जब डॉक्टर नहीं, पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। अब पहले डॉक्टर नहीं होते थे तब ये अपने डॉक्टर होते ही नहीं थे तब जाते थे। अभी आपके पास डॉक्टर उनसे बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, उनको सब चीजों के बारे में पता होता है कहाँ क्या चीज है। तो मेरे हिसाब से तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर वो लेते हैं तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता, मतलब एडवाइस क्या बोले इस चीज के बारे में कि अगर लिटरेट आदमी वहां जा रहा है तो समाज कहाँ जा रहा है वो आपको देखना चाहिए। नहीं ये मेरा क्या, मैं ये देख रहा होगा तो शायद उसको शेयर करूंगा। मेरा दोस्त है एक पंकज सैनी नाम से, वो साथ में खेला था, वो मैं खुद गया हूँ उसके साथ और वो बाबा था उसने ऐसे ही लगाई थी, मैंने किया ये क्या करूंगा। और फिर उसके बाद उसने सोचा मेरा सही हो गया, फिर उसके बाद दोबारा वो टूर्नामेंट खेला और उसको दोबारा उसमें चोट आ गई, फिर दोबारा दूसरे घुटने में चोट आ गई। अब वो लेके बैठ गया ना, अब जाके उसने मान लो ये कपड़ा यहाँ से फट के यूं लटक गया, हाँ। जब तक मैं उसको सिलूंगा नहीं जब तक तो अपने आप हिल नहीं होगा ना वो। हाँ। तो उसको सिलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्या ये चीज अपने दिमाग में होगा, कोई चीज फट गई या टूट गई तो उसको आपको सही तो करना पड़ेगा, रिपेयर तो करना ही पड़ेगा ना। वो कैसे भी तरीका हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो या आपको रिपेयर करना हो, नया बनाना हो या उसी को रिपेयर करना हो, अपनी पोजीशन में लाके रोकना तो पड़ेगा उसको। तो एक और वो जैसे मतलब जैसे आपने बताया ठीक है यार ऐसे होता है, तो इसमें जरूरी है कि वो जो होती है जैसे पैर में नीचे की जॉइंट में भी जो अपन के एंकल ट्विस्ट होता है, आम भाषा में बोलते हैं मुड़ लाना, मोड़ आ गया। हाँ, तो वो लोग समझते हैं कि जैसे नीचे एंकल में मुड़ लाई थी वैसे घुटने में भी मुड़ ला है, तो उसको सुता लेते हैं, गाँव में चले जाते हैं ऐसे हीलिंग करके, मतलब एक्सरसाइज करके। उसमें भी होता है, उसमें भी वहाँ एंकल में भी लिगामेंट्स होते हैं। एक्चुअली लिगामेंट्स होता ये है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, मतलब थोड़ा वो होता है हिंदी जोड़ होता है, वो मूवमेंट तो देता है बट बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देता। वो एक मूवमेंट देता है आपको भाई, हाँ ठीक है, आपको बैलेंस बना के रखने का काम वो लिगामेंट्स का काम होता है। तो वो जो अपन बोलते हैं मुड़ डालना, उसमें भी होता है ATFL लिगामेंट, एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट होता है जो पार्शियली टियर होता है। पार्शियली टियर होता है तो उसको अपन प्लास्टर या फिर गर्म पट्टी से अपन ठीक कर देते हैं। अगर कंप्लीट वो भी कंप्लीट टियर हो तो वो भी आजकल रिपेयर होता है, नया लिगामेंट बनता है उसके लिए। सर मैंने एक शब्द सुना था, वो जैसे ACL था वैसे मैंने TKR का सुना था।
ये टी केयर क्या होता है? ठीक है। बेसिकली ये होता है जैसे अपने घुटने होते हैं, घुटने होते हैं तो घुटने में क्या चिकनाहट होता है, चिकनाहट होता है ये चिकन तो हाँ लिक्विड टाइप का होता है। ये सरफेस होती है, कार्टिलेज सरफेस होती है। जैसे ये बिल्कुल चिकनी सरफेस है तो और इसमें गद्दियां होती है तो क्या ऐसे गैप रहता है बराबर, ऐसे मूवमेंट करने में इजी रहता है। जब ये कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, जैसे ये पूरा रेड रेड हो, ये पूरा डैमेज पार्ट है, ये रगड़ खाता है, ये रगड़ खाता है तो पेशेंट को पेन होता है। इसकी 4 ग्रेडिंग होती है। जब फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में पेशेंट को मेडिसिन एक्सरसाइज से ठीक करते हैं, और थर्ड भी ऐसा रहता है कि बेसिकली मैनेज एक्सरसाइज से ही अपन करते हैं। जब ग्रेड 4 होती है तो पेशेंट को सर्जरी एडवाइज करते हैं। अब वो डिपेंड करता है पेशेंट कितना एक्टिव है। जैसे मान लो पेशेंट को क्रॉस लेग सिटिंग नहीं हो, उकड़ू नहीं बैठना हो, तो उसको टीकेआर में एडवाइज करते हैं। टीकेआर में क्या होता है, जो ये जो डिजीज पार्ट है, ये सरफेस है, उसको हम चेंज करते हैं। जैसे ऐसे इस जो डैमेज पार्ट उसको चेंज कर दिया अपन ने, तो डायरेक्टली इजीली मूवमेंट होता है, तो पेशेंट को पूरा पेन फ्री होता है। और ये जैसे ये जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटने में जॉइंट्स हैं, आपके रिस्ट में भी ये जॉइंट्स हैं, वो सारे लिगामेंट्स होते हैं। एक क्या प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, आप तो कह रहे चाहे स्पोर्ट्समैन को लेकर एथलीट्स को ले लो, चाहे बुजुर्ग लोगों में ले लो, चाहे या फिर योगा करते हैं, तो कभी कभार क्या वजन ज्यादा उठाने की वजह से प्रॉब्लम्स आती है कंधे को, बार बार ऊपर करने से या फिर उनको राउंड करने घुमाने में भी दिक्कत आती है, तो ये कंधे की प्रॉब्लम। कंधे में जो प्रॉब्लम होती है उसको अपन रोटेटर कफ से डिफाइन करते हैं। रोटेटर कफ क्या होता है, उसमें 4 मांसपेशियों का समूह होता है जो अपन को कंधे को अलग अलग मूवमेंट करने में, जैसे कंधे को आगे उठाने में, साइड में ऐसे उठाने में, ऊपर ऐसे उठाने में ये इजी रहता है। ठीक है, मतलब ये इसका काम है। अब अपन को जैसे पेशेंट को कंप्लेन है, वो गिर गया हो या कोई झटका लगा हो, तो कंधे को जैसे उठाने वाली मांसपेशी बेसिकली प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, हाथ को यूं उठाने में, ये आगे यूं उठाने में दिक्कत आती है। तो इसका जो मांसपेशी है, रोटेटर कफ की 4 मांसपेशी होती है। सुप्रास्पाइनेटस होती है, सुप्रास्पाइनेटस, जैसे ये सुप्रास्पाइनेटस है तो इसका काम है हाथ को यूं साइड में उठाना, साइड में, हाँ साइड से ऐसे उठाना। तो ये अगर ये यहाँ अपनी जगह से छूट जाएगी, टीयर हो जाएगी, तो पेशेंट को ये दिक्कत आएगी। ठीक है। और जैसे ये हड्डी यहाँ पे टच होगी, या इनसे इम्पिंजमेंट बोलते हैं, सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट बोलते हैं, जिसमें यहाँ का मांस बढ़ जाता है, तो उसमें भी पेशेंट को दिक्कत आती है। मतलब मल्टीपल पार्ट है, मल्टीपल डिजीज है, जिसमें एक तो आपके कंधे के जो मांसपेशी टूट गई उसमें दिक्कत आएगी, या यहाँ का जो मांस बढ़ गया, सबएक्रोमियल इम्पिंजमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें पेशेंट को दिक्कत आती है। एक और होता है जिसमें कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस, जो आपको टेंडन के अंदर कैल्शियम, मतलब कैल्शियम जो अपन बोलते हैं वो डिपॉजिट होता था, उसमें वो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। मतलब पेशेंट का अचानक ऐसे गिर जाता है, तो वो भी बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। और जैसे स्पोर्ट्स इंजरी पर्सन होता है, एक होता है जो स्लैब टीयर बोलते हैं, मतलब अंदर का जो मांसपेशी टूट जाती है। बेसिकली वो तो अंदर की बातें हैं, लेकिन अंदर क्या है कि बेसिकली मांसपेशियां टूट जाती है, ये अपन मोटी मोटी भाषा में समझे तो। अच्छा, एक सवाल ये था, जैसे कभी कभार क्या, जैसे लोग इसे हमारे गंवार भाषा में बोलते हैं, गांव की भाषा में कंधा उतर गया, तो ये इससे रिलेटेड है। यस, कंधा, तो इससे में क्या होता है, जैसे मैंने सुना जैसे कि एक रेस होती है, रेसें होती है इनमें, वो रेसें कैसे होती है और कैसे वो थोड़ा जैसे जर्क लग जाता है ना, कभी कंधे में जर्क लग जाता है, या फिर ये खाली कंधे में होता है या फिर और भी जगह पार्ट में, बॉडी पार्ट में और जगह होता है जहाँ जॉइंट्स होता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो डिसलोकेशन होता है, जोड़ उतरना होता है, कंधे का जोड़ मोस्ट कॉमन उतरता है। ये क्यों उतरता है? कि इसके जो ये बोल होती है, ये जो कैविटी होती है शेलो होती है, मतलब थोड़ी वो होती है, क्या बोलेंगे अपन देसी भाषा में, खोखली उधरी, मतलब थोड़ी शेलो होती है, डीप नहीं होती, डीप नहीं होती। तो ये यार ये हेड होता है मोटा, तो इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन बैंकार टीयर। तो पेशेंट कई बार सोचता है एक बार उतर गया तो ये नहीं उतरेगा, तो क्या ये उतरता है तो जो आसपास का जो मांस होता है उसको तोड़ के उतरता हो। तो एक तो मांस टूट गया और जाके यहाँ अटकता है, तो उसपे गड्ढा, हड्डी जो ह्यूमरस होता है उसमें गड्ढा भी होता है, उसको हिल सैक लीजन बोलते हैं। और जो मांस फटता है उसको बैंकार टीयर बोलते हैं, मतलब बेसिकली मांस फटना बोलते हैं। तो उसको क्या रिपेयर किया, दूरबीन से रिपेयर होता है वो भी। अच्छा, वो हाँ, बार बार नहीं उतरे, इसके लिए दूरबीन से रिपेयर होता है।
मान लो बहुत ज्यादा बार उतर गया, मान लो 100 टाइम उतर गया, 15 टाइम 10 टाइम उतर गया, मांस बचा ही नहीं हो, हाँ उस कंडीशन में एक सर्जरी होती है लटार जट। उसमें एक छोटी सी हड्डी होती है, जैसे ये हड्डी होती है, इसी को यहाँ रब करके यहाँ चिपकाया जाता है, जिससे वो निकले नहीं पा रहा। तो सर जैसे आपने आप डॉक्टर बने तो उससे शुरू में आपकी मेडिकल जर्नी भी स्टार्ट हुई होगी, स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक की लाइफ में, मतलब आपने कैसे स्ट्रगल को फेस किया शुरू में जब आप स्कूल जाते होंगे, फिर आप कॉलेजेस भी गए, तो उसको जरा बताइए। एक्चुअली हमारी लाइफ में ऐसे स्कूलिंग टाइम में दो ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। एक तो क्या है कि मैं गांव में पढ़ा, 8वीं 9वीं क्लास में गांव में पढ़ा था। तो वहाँ क्या होता था, जैसे मेरी स्कूलिंग 2 शिफ्टिंग में चलती थी। जैसे मान लो एक तो चलती थी सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 बजे से लेके शाम को 6 से 7 तक। जैसे मैं सुबह मान लो शाम को मेरी शाम की शिफ्ट होती थी। सुबह मैं क्या, हमारे घर में गाय भैंस थी, तो मैं उनको चराने जाता था, हाँ, गाँव में खेत में लेके जाता था। सीधे। तो हुआ ऐसा, मैं स्कूल का काम भी होता था साथ में, तो वो भी करना पड़ता था। तो मैं सुबह सुबह गया, तो मैं मेरा काम कर रहा था, इस समय मेरी जो भैंस दूसरे किसी के खेत में चली गई, पड़ोसी की हाँ पड़ोसी के खेत में चली गई। तो मैं उसने मेरी भैंस को पकड़ लिया, मतलब उसी टाइम पकड़ लिया। तो मैं वहां गया हाँ, उसको छुड़ाने, तो उसने मेरे को खूब डांटा हाँ, कि ऐसा कौन सा तू कलेक्टर बन जाएगा, इतना हाँ। पढ़ रहा है। तो मैंने कहा मैं कलेक्टर तो नहीं बनूंगा, कलेक्टर के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत अच्छा करके बताऊंगा। हाँ। तो वो एक तो ये बात थी, फिर उस तरह आपके वो मेरा दिमाग को उसने सटका दिया। ये एकदम टर्निंग पॉइंट हो गया कि फिर उसके बाद में आ गया जगतपुरा अच्छा यहाँ पे। तो यहाँ क्या, मैं हिंदी बोलनी उस टाइम मुझे नहीं आती थी। तो जैसे मैं एक मेरे सर थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उसकी जो भी पूरा पूरा लेक्चर होता था उसका, उसमें मुझे वो मुर्गा बनाता था क्योंकि मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी उस टाइम। तो एक उन्होंने मुझे चैलेंज किया, हाँ, ये 2-3 यही रीजन रहे हाँ। जिसकी वजह से आदमी यहाँ हूँ। ऐसे चैलेंज दिया कि तो हिंदी तो आती नहीं, तो क्या करते कर रहा है? उन्होंने बिल्कुल कहा, वो संस्कृत के मेरे वो टीचर थे, अच्छा जो मेरे पूरा इवन मेरी पूरी स्कूल वाले, मेरी क्लास वाले में भी जानते थे कि इसको मुर्गा बनाया जाता है। हाँ, लेकिन उस टाइम फिर मैंने लास्ट में मैंने स्कूल टॉप किया था। फिर उसके बाद आपने उसके बाद में बात क्या फिर? तो फिर मैं कोटा चला गया, मैंने साइंस से बायो ले ली। उसके बाद में मैं कोटा चला गया। कोटा मैंने फिर इसके पीएमटी के लिए मैंने प्रिपेयर किया था। अच्छा, फिर पीएमटी के बाद पीएमटी के बाद में फिर मैं सेलेक्ट हो गया, फिर अजमेर। तो कॉलेज गए हो कॉलेज? हाँ कॉलेज क्यों नहीं गया, कॉलेज की लाइफ कैसी है? कॉलेज में भी अजमेर मेडिकल कॉलेज मेरा था। अच्छा, 08 बैच था वहां से। वहां पे जैसे शुरू में ये होता था कि हमें रैगिंग का डर होता था। हाँ। तो मैं मेरी बुआ जी की लड़की को मेरे साथ ले गया। तो शुरू में डर तो होता ही था। तो मैं क्या करता, मेरे पास फोन था, फोन को स्विच ऑफ करके मैं आरकेएससी के यहाँ मैं घूमता, रात के 12 बजे में जाता था। अच्छा। लेकिन मेरे जो सीनियर थे थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, वो रात के 12 बजे तक मेरा वेट करते थे। रैगिंग करनी करनी ही करनी है। हाँ। तो रैगिंग मतलब 3 महीने थे हमारी, खूब अच्छी रैगिंग चली वहाँ पे। अच्छा, रैगिंग में क्या होता था? रैगिंग में वो जैसे मारना, जनरली तो क्या है, गाने गुआना, हाँ। एक दूसरे का नाम बताना, हाँ। ये और एक मतलब सबका एड्रेस पता होना चाहिए, सबका नाम पता होना, सब चीजें। एज आपने जूनियर तो आप रैगिंग का शिकार हो गए। हाँ। फिर उसके बाद आप सीनियर भी रहे होंगे, तो आपने की? एक्चुअली हाँ, जब हम थोड़ा भाग्यशाली नहीं थे, हाँ। जब हम आए तो हमारे क्या रैगिंग एंटी रैगिंग जो एक्ट आ गया नियम तो बंद हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो उस चक्कर में हमारे कलीग्स है एसएमएस के, उनको थोड़ा इस एक्ट का सामना भी करना पड़ा। अच्छा, तो इस वजह से आप तो मैंने रैगिंग करने का सपना रह गया। ली नहीं मैंने।